नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 5 का टॉपिक नंबर 3.3 कर रहे थे यूनिट 3 से। इसमें ये जो टॉपिक था हमने इसको आधा किया था, बाकी का टॉपिक जो है हम आज के वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे सबसे पहले स्वच्छंदतावाद को। तो बिना देरी किए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में नव अभिजात्यवाद के साथ साथ नव मानवतावाद का भी विकास हुआ। इस मानवतावाद में न केवल मानव को विश्व के केंद्र में माना गया, बल्कि आत्मवाद की भी जो है खास ढंग से यहाँ पे प्रतिष्ठा हुई। अब यहाँ पे बताया गया कि 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान जो है जब नव अभिजात्यवाद चल रहा था, उसी समय के साथ क्या हुआ, नव मानवतावाद भी आगे बढ़ा। इसका मतलब ये था कि दुनिया की हर चीज़ के केंद्र में इंसान को रखा गया। साथ ही आत्मवाद यानी कि खुद की आत्मा, अपनी निजी सोच और अपनी पहचान को यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। साहित्य और कला के क्षेत्र के रीतिवाद का सृजन में विरोध बढ़ने लगा और रचनाकार आत्माभिव्यक्ति के लिए बेचैनी व्यक्त करने लगे। औद्योगिक क्रांति और सामंतवादी ढांचे के ढह जाने के कारण समाज व्यवस्था में परिवर्तन का सिलसिला जो है शुरू हुआ। इस परिवेश में फ्रांसीसी राज्य क्रांति की जमीन तैयार की, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना जो है आंतरिक पुकार बन गई। यह तीन बातें ही सृजन का प्रयोजन बन गई, जिनकी अनेक रूप विधाओं में अभिव्यक्ति हुई। तो यहाँ बताया गया कि ये जो समय था स्वच्छंदतावाद का, इस समय के जो कलाकार और लेखक थे वो पुराने जो कड़े नियम थे उससे बिल्कुल ही ऊब चुके थे। ये अपने मन की बात कहने के लिए जो है वो बहुत बेचैन थे। साथ ही फैक्ट्रियों के आने पर और पुराने जमींदारी सिस्टम के खत्म हो जाने से जो है इस समय में समाज भी बदल रहा था। इसी माहौल ने क्या किया, फ्रांस में एक मशहूर क्रांति को जन्म दिया और इस क्रांति से तीन मुख्य बातें निकलकर जो है वो सामने आई। पहला तो था समानता, दूसरा आज़ादी और तीसरा भाईचारा। ये तीनों बातें जो हैं वो लोगों के दिलों की आवाज़ बन गई और यही जो है लेखक, संगीतकार और चित्रकारों के काम का उस समय में मुख्य आधार बनी। नव अभिजात्यवादी नियम, संयम, रूढ़िबद्धता के विरोध में स्वच्छंदतावाद ने जन्म लिया। कविता के क्षेत्र में इस विद्रोही प्रवृत्ति ने विलियम ब्लेड, सैमुअल कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैले, कीट्स, बायरन आदि को जो है जन्म दिया। इन सभी स्वच्छंदतावादी कवियों के सृजन का प्रयोजन है आत्म साक्षात्कार, आत्मसृजन और आत्माभिव्यक्ति। अब क्या हुआ, जो पुराने और उबाऊ नियम थे उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा और उसे ही यहाँ पर स्वच्छंदतावाद कहा गया है। फिर कविता की दुनिया में ये जो नई लहर आई, इसने विलियम ब्लेक, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, कीट्स और बायरन जैसे जो महान कवि हुए उनको सामने लाने का काम किया। इन सभी कवियों के लिखने का एक ही बड़ा मकसद रहा, वो था खुद को पहचानना और खुद की नई पहचान को बनाना। साथ ही साथ अपने मन की भावनाओं को जो है खुलकर दुनिया के सामने रखना। ये इन कवियों का असली मकसद यहाँ पर रहा। आगे देखें। इस तरह मानव की मुक्ति कामना ही स्वच्छंदतावाद में सृजन का जो है प्रयोजन बनकर उपस्थित है। प्रगीत विद्या ने आत्माभिव्यक्ति को विशेष अवसर दिया। स्वच्छंदतावादी सृजन अभिजात्यवादी सृजन प्रयोजन का विरोधी रस इस अर्थ में है कि वह नए नियम, संयम, संतुलन, तर्क की अपेक्षा प्रकृति, स्वच्छंदतावाद मुक्त अभिव्यक्ति, कल्पना, भावावेग में जो है विश्वास करता था। तो यहाँ हमें बताया गया कि स्वच्छंदतावाद का सीधा मतलब है इंसान की आज़ादी की इच्छा। तो जब कवि खुद को बंधनों से मुक्त महसूस करता है तभी वो एक नई रचना करता है और इसमें जो है प्रगीत यानी कि कविता, वह कविता जिसमें कवि अपने मन की बात कहता है, उसने कवियों को क्या किया, अपनी भावनाओं को खुलकर बताने का एक बड़ा मौका यहाँ पर दिया है। फिर यहाँ बताया गया कि स्वच्छंदतावाद जो है वो पुराने अभिजात्यवाद से अलग क्यों है। इसमें बताया कि पुराने समय में लोग क्या करते थे, नियम, अनुशासन और तर्क पर बहुत जोर देते थे, लेकिन स्वच्छंदतावाद कहता था कि नियमों को छोड़ो और प्रकृति, आज़ादी,
कल्पना और अपने दिल की भावनाओं पर जो है भरोसा करो और उस पर काव्य की रचना करो। ऐसा इन स्वच्छंदतावादियों का मानना था। जीवन के आनंदवादी, सौंदर्यवादी, कलावादी मूल्य इसमें प्रधान है। सुंदर के साथ रहस्य, अद्भुत व चित्रण में इसकी रुचि है। सुंदर के साथ अद्भुत के संयोग को स्वच्छंदतावादी कला का प्राण तत्व जो है माना जा सकता है। कला काव्य में कल्पना शक्ति का जो है अबाध विस्तार हुआ। कॉलरिज वर्ड्सवर्थ का योगदान इस क्षेत्र में जो है रमणीय है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये स्वच्छंदतावाद की जो विचारधारा है, इसमें जीवन की खुशी और सुंदरता को ही जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। इन कवियों को सिर्फ साधारण सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसमें छिपे रहस्य, अनोखी चीज़ों और जो कुछ भी अलग या विचित्र है, उसे देखने और लिखने में जो है बहुत आनंद आता था। अगर हम कहें कि स्वच्छंदतावादी कला की जान क्या है, तो इसमें हमें पता चलता है कि इसकी जान सुंदरता और अनोखेपन इन दोनों का मिलन है। इस दौर की कविता में हमें कल्पना की कोई सीमा देखने को नहीं मिलती। इस क्षेत्र में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ जैसे महान लेखकों का जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जिसे आज भी याद किया जाता है। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स की भूमिका में कहा कि कविता हमें आनंद प्रदान करती है। विद्वानों ने स्वच्छंदतावाद और भारतीय रस सिद्धांत की तुलना से यह सिद्ध किया कि आनंदवादी मूल्य और कलावादी मूल्य में अद्भुत समानता है। डॉक्टर नगेंद्र ने दोनों की तुलना के बाद निष्कर्ष रूप में कहा, स्वच्छंदतावाद का आनंदवाद के साथ जो है घनिष्ठ संबंध है। शैले, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, यहाँ तक कि रुग्ण कीट्स और आस्था विहीन बायरन ने भी जो है आनंद का स्वर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है यहाँ पर मुखर है। शैले का मानवता की मुक्ति में अटूट विश्वास, वर्ड्सवर्थ का सर्वात्मवाद, कॉलरिज का आत्मवाद, कीट्स की सौंदर्य के प्रति उल्लासपूर्ण आस्था और बायरन का जीवन के प्रति अबाध उत्साह, आनंद के ही जो है विभिन्न रूप है। तो यहाँ बताया गया कि वर्ड्सवर्थ ने एक रचना की थी 1778 में, जिसका नाम था लिरिकल बैलेट। इसमें उन्होंने कहा कि कविता का असली काम जो है वो हमें खुशी देना है। जब विद्वान इसकी तुलना हमारे भारत के रस सिद्धांत से करते हैं, तो पाया गया कि दोनों में जो है खुशी और कला, इसको लेकर एक जैसी बातें जो है हमारे सामने आती है। तो इससे पता चलता है कि दोनों का ही, भारतीय विद्वानों का और पाश्चात्य विद्वानों का, दोनों का ही मानना है कि इसका असली मकसद जो है आनंद है। फिर डॉक्टर नगेंद्र आए, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि स्वच्छंदतावाद का जो है आनंद से बहुत गहरा रिश्ता है, चाहे शैले हो, वर्ड्सवर्थ हो या कॉलरिज। यहाँ तक कि बीमार होने के बावजूद भी कीट्स और ईश्वर में जो है कम विश्वास रखने वाले बायरन की कविताओं में भी हमें कहीं ना कहीं खुशी और आनंद की जो है आवाज़ दिखाई देती है। फिर डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हर कवि का अपना एक तरीका है। शैली इंसान की आज़ादी में जो है विश्वास रखते थे, तो वर्ड्सवर्थ को जो है कण कण में ईश्वर दिखता है और कॉलरिज अपनी आत्मा की बात करते हैं। वहीं कीट्स जो है वो सुंदरता में खुशी ढूंढते हैं और बायरन का जीवन के प्रति जो है जोश। ये सब असल में अगर हम देखें तो आनंदवाद के ही हमें अलग अलग रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इससे पता चलता है कि स्वच्छंदतावाद में चाहे भारतीय विद्वान हो या पाश्चात्य विद्वान, वो सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं आनंदवाद को। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा पॉइंट, कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन। एक अर्थ में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति ने ही कलावाद का रूप धारण किया। सन 1818 में फ्रांस में क्विटर कूजे ने कला के लिए सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को आकर वाइल्स, एसी ब्रेडले, एसी स्विनबर्न, एडर एलन पो, वॉल्टर पेटर तथा विल्स्टर तथा क्ली जैसे कलाकारों का जो है समर्थन प्राप्त हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य कला का संसार स्वायत्त है। कला का उद्देश्य धार्मिक या नैतिक नहीं, स्वयं अपनी पूर्णता की तलाश है। इसी स्थिति के कारण उसे किसी उपयोगितावाद, नैतिकतावाद, सौंदर्यवाद, मार्क्सवाद की कसौटी पर कसना गलत है। कला की एकमात्र कसौटी है सौंदर्य चेतना की तृप्ति। कला उस सौंदर्य अनुभूति की वाहक है जो अपना लक्ष्य जो है आप ही है। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत है, सबसे पहले बताया गया कि ये सिद्धांत आया कहाँ से, कला के लिए जो सिद्धांत है वो।
तो जब कवियों और कलाकारों ने क्या किया, अपने पुराने बंधनों से मुक्त होकर सोचना शुरू किया, जिसे हम स्वच्छंदतावाद कहते हैं, उसी सोच से इस कलावाद का जन्म होता हुआ हमें दिखाई देता है। सन 1818 में फ्रांस के एक विद्वान थे जिनका नाम था क्विटर कूंजे। उन्होंने ही जो है सबसे पहले इस बात को दुनिया के सामने रखा कि कला सिर्फ कला के लिए नहीं होती। इसके बाद कई बड़े बड़े विदेशी कलाकार और लेखकों ने क्या किया, इस बात का समर्थन किया, जिसमें हमें ऑस्कर वाइल्डर्स, एसी ब्रेडले, एसी स्विनबर्न और एडगर एलन पो दिखाई देते हैं। इनके साथ हमें वॉल्टर पेटर, विल्सलर और क्ली भी देखने को मिलते हैं। तो इन सबका यही मानना था कि कला जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। फिर जब इस सिद्धांत का मुख्य मतलब अब हम समझेंगे तो बताया गया कि इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों का ऐसा कहना था कि कविता या कला की जो दुनिया है वो अपने आप में बिल्कुल ही आज़ाद है। वह जो है किसी की गुलाम नहीं है। तो कला का जो मकसद है वो सिर्फ आपको कोई धार्मिक उपदेश देना या नैतिकता सिखाना नहीं है, बल्कि कला का एकमात्र लक्ष्य तो बस खुद को पूरी तरह से सुंदर और निपुण बनाना है। फिर बताया गया, अब ये बताया गया कि अगर ऐसा है तो फिर कला की परख कैसे होगी। तो ये सिद्धांत बताता है कि कला को जांचने का केवल एक ही तरीका है, वो है सौंदर्य चेतना की सृष्टि। यानी कि कला ऐसी होनी चाहिए जो हमारे भीतर सुंदरता और एहसास जगा सके और हमें जो है आनंद दे सके। कला खुद में ही एक ऐसी सुंदर अनुभूति है जिसका रास्ता और मंजिल वह खुद ही है। उसे अपनी पहचान के लिए किसी बाहरी फायदे या सामाजिक नियम की जो है ज़रूरत नहीं होती। आगे देखें, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काव्य और कला की जो हालत थी, कलावाद को उसी प्रतिक्रिया में उठा आंदोलन कहना चाहिए। इस आंदोलन ने स्पष्ट रूप में कहा कि काव्य एवं कला की अपनी पृथक और स्वतंत्र सत्ता है। उसका एकमात्र प्रयोजन है आनंद की सृष्टि। कला और काव्य से प्राप्त आनंद की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, जिसकी तुलना हम आनंद की कोटियों से नहीं कर सकते। पोइट्री फॉर पोइट्रीज सेक का अर्थ है अपने अनुभव की स्वतंत्र सत्ता। तो अब यहाँ पे हमें जो है बताया गया कि 19वीं शताब्दी की शुरुआती समय में क्या था, कविता और कला इन दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि लोग इसका इस्तेमाल केवल उपदेश देने, नियम सिखाने या फिर राजनीति के लिए करने लगे थे। बस इसी बात के विरोध में, यानी कि इसके रिएक्शन में, ये कलावाद का आंदोलन जो है हमारे सामने आया। इस आंदोलन ने जो है साफ साफ शब्दों में कहा कि दुनिया को ये कहा इन्होंने कि कविता और कला का जो है अपना एक अलग और आज़ाद अस्तित्व है। इसे किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल मत करो। कला का एकमात्र प्रयोजन सिर्फ उद्देश्य देना नहीं है, बल्कि आनंद की सृष्टि करना, यानी कि इंसान के मन को जो है परम सुख और आनंद देना भी है। फिर बाद में ये बात आई सामने कि जब हम किसी कला को देखते हैं या कविता को पढ़ते हैं तो उससे जो हमें खुशी या आनंद मिलता है वह भी अपने आप में अनोखा और स्वतंत्र होता है। उस आनंद की तुलना हम दुनिया के किसी भी दूसरे भौतिक या सांसारिक सुख से जो है नहीं कर सकते। तो ऐसा अब यहाँ पर बताया। आगे देखें, विशेष बात यह है कि स्वच्छंदतावाद, सौंदर्यवाद तथा कलावाद में गहरा भेद है। 3 अलग वैचारिक दृष्टिकोण हैं। कलावादी मानते हैं कि कलात्मक सौंदर्य स्वाभाविक या प्रकृति सौंदर्य से जो है श्रेष्ठ होता है। इस विश्वास की झलक वाल्डेयर, रैम्बू, मरलामे में मिलती है। बिंबवाद तथा प्रतीकवाद भी जो है एक हद तक कलावाद का ही विस्तार है। तो यहाँ पे बताया गया कि कई बार जो है लोग स्वच्छंदतावाद, सौंदर्यवाद और कलावाद इन तीनों को एक मान लेते हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत गहरा अंतर हमें दिखाई देता है। ये तीनों ही जो है वो सोचने के नज़रिए से बिल्कुल अलग अलग है। जो कलावादी विचारक हैं उनका मानना है कि जो सुंदरता कलाकार अपनी कला या कविता में पैदा करता है वो प्रकृति की असली सुंदरता से भी ज़्यादा श्रेष्ठ यानी कि बड़ी होती है। और इस तरह की सोच जो है हमें विदेशी लेखकों में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा साहित्य में जो बिंबवाद है, यानी कि शब्दों से चित्र बनाना, और प्रतीकवाद है, यानी कि इशारों या प्रतीकों में बात करना,
ये सब हमें साहित्य में देखने को मिलता है। तो वो भी जो है वो काफ़ी हद तक इसी कलावाद का ही आगे बढ़ाया हुआ एक रूप हमें दिखाई देता है। बल्जाक और गाटियर के बाद फ्रांस में पार्नेसियन संप्रदाय का जोर बढ़ने लगा और रूप विधान पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित हुआ। रूपवाद, संरचनावाद, नई समीक्षा, नव संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद, डेरिडा के विनिर्मितिवाद आदि को कला के लिए सिद्धांत दृष्टि का विकास मानना चाहिए। अब क्या हुआ, आगे चलकर देखें तो बल्जाक और गातियर जैसे लेखकों के बाद जो है फ्रांस में एक नया ग्रुप बनता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसे यहाँ पर बताया गया है पार्नसियन संप्रदाय। इस ग्रुप के आने से जो है कविता को सजाने संवारने और उसके रूप विधान पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा। इसके बाद साहित्य की दुनिया में जितने भी नए नए विचारक आए, जैसे कि रूपवाद हो गया, संरचनावाद या फिर उत्तर संरचनावाद, नई समीक्षा, नववाद, और जो प्रसिद्ध विद्वान भी रहे देरिडा, इनका अगर हम विखंडनवाद देखें तो इन सभी को अब हमें कला के लिए वाले सिद्धांत का ही जो है आगे बढ़ा हुआ एक रूप मानना चाहिए। इन सब में भी जो है कला के बाहरी रूप और उसकी बनावट को ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी माना। अब आगे देखें, आगे है हमारा कला जीवन के लिए सिद्धांत। कलावादी दृष्टि का खंडन कला को जीवन के लिए सिद्धांत को मानने वाले विचारकों ने जोरदार शब्दों में किया। इन विचारकों ने कलावाद को पलायनवाद, रीतिवाद, घटिया भोगवाद का समर्थन जो है सिद्धांत कहा। कभी कभार इसे व्यक्तिवाद सौंदर्य से जोड़कर भी निंदित किया। कलावाद पर सीधा हमला मार्क्सवाद ने किया और उसे विकृत रूपवाद कहा। अब हम जो है यहाँ पर एक और नए सिद्धांत के बारे में देखेंगे जो कि विरोधी सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ा, जिसका नाम है कला जीवन के लिए सिद्धांत। जब कुछ लोगों ने कहा कि कला सिर्फ कला के लिए है, तो उसके विरोध में जो है दूसरे विचारक हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने कलावादियों की इस बात को बहुत ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया, यानी कि इनकी बातों को गलत साबित किया। ये जो विचारक है, इन्होंने कहा कि कलावाद असल में एक पलायनवाद है, यानी जीवन की असली समस्याओं से जो है भागना है। उन्होंने इसे रीतिवाद और घटिया भोगवाद का समर्थन बताया है, जिसका मतलब है कि ये सिद्धांत सिर्फ नियमों में उलझा रहता है और समाज की चिंता छोड़कर केवल मनोरंजन और मज़े की बात जो है करता है। फिर बताया गया कि जो कवि कम्युनिस्ट थे, यानी कि जो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के कवि थे, उन्होंने इस कलावाद को केवल एक अकेले इंसान की सोच और खोखली सुंदरता से जोड़कर जो है इसकी खूब निंदा की, यानी इसकी जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने बुराई की। कला जीवन के लिए विचार के संकेत तो अरस्तू से लेकर सर फिलिप सिडनी तक व्यापक रूप में मिलते हैं, किंतु इस क्षेत्र में मैथ्यू अर्नाल्ड का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनका उदय रोमांटिक युग की समाप्ति और विक्टोरियन युग के चरम वैभव काल में हुआ था। अब यहाँ बताया कि कला जीवन के लिए जो है ये कोई नया विचार नहीं है। पुराने समय के एक महान यूनानी दार्शनिक रहे अरस्तु, इनसे लेकर सर फिलिप सिडनी जैसे विचारकों की बातों में जो है इस सिद्धांत के संकेत हमें बहुत पहले से ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इस विचार को सबसे ज़्यादा मजबूती देने वालों में जो है, इसे प्रसिद्ध बनाने वाले विद्वानों में मैथ्यू अर्नाल्ड का नाम आता है। जब साहित्य में रोमांटिक युग खत्म हो रहा था और विक्टोरियन युग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तब इनका समय माना जाता है। यही वह समय था जब डार्विन और मार्क्स के विचार सामने आ रहे थे। इंग्लैंड का मध्य वर्ग नैतिक मूल्यों के पतन पर था और औद्योगिक विकास तथा विज्ञानवाद के अंधड़ में सांस्कृतिक पतन के लक्ष्य जो है दिखाई दे रहे थे। अर्नाल्ड ने धर्म के स्थान पर संस्कृति को रखते हुए अपनी सांस्कृतिक चिंता जो है व्यक्त की थी। उन्होंने कविता का प्रयोजन जीवन की आलोचना जो है घोषित किया। जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन सौंदर्य के गहन से गहनतर सत्य या यथार्थ का साक्षात्कार, अर्थात भीतरी बाहरी जीवन का समग्रता में अंकन। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो समय था वो उस समय में था जब दुनिया में हमें डार्विन, जिन्होंने कि
विकासवाद का सिद्धांत दिया, और कार्ल मार्क्स जिन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया। इनके नए नए विचार आ रहे थे। तो ये उस समय की बात है। इन विचारों के कारण जो है पुरानी सोच बदल रही थी, और इंग्लैंड का जो मध्य वर्ग था यानी कि मिडिल क्लास, उसके नैतिक मूल्य जो है गिर रहे थे। यानी लोग अच्छाई और ईमानदारी जो है उस समय भूल रहे थे। फैक्ट्रियों के बढ़ने यानी कि जब औद्योगिक विकास हुआ और विज्ञान की अंधी दौड़ के कारण क्या था, समाज की संस्कृति और अच्छे संस्कार उस समय नष्ट हो रहे थे। अब क्या हुआ कि जब अनाज की सबसे महत्वपूर्ण बात को हम ध्यान से सुने तो उनका कहना था कि कविता का असली जो प्रयोजन है या कहें उसका जो उद्देश्य है, उन्होंने इसे जीवन की आलोचना कहा है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जीवन की आलोचना का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है किसी की बुराई करना नहीं। इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि हमारी जिंदगी या समाज का जो सबसे गहरा सच है, जो असलियत है, तो कविता के जरिए उसका सामना करना ही इसका मतलब है। यानी कि इंसान जिंदगी के सुख दुख को, उसकी गहराइयों को जो है पुरानी या पूरी सच्चाई के साथ कविता में दिखाना ही जो है कला का काम है। यह अंकन काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के नियमों के अधीन होना चाहिए। वास्तव में काव्य सत्य के अनाज का तात्पर्य विषय वस्तु की मूल्यता से है और काव्य सौंदर्य से अभिप्राय है अभिव्यंजनागत सौंदर्य। तो यहाँ पर अर्नाल्ड ने आगे कहा कि कविता में जीवन के सच को दिखाने का ये जो काम है ऐसे ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के नियमों के तहत होना चाहिए। यानी कि काव्य सत्य का मतलब यहाँ पर हुआ कविता का विषय, यानी जो टॉपिक है वो बहुत ही गंभीर और समाज के लिए ज़रूरी होना चाहिए। और काव्य सौंदर्य का मतलब है कविता को कहने का तरीका, उसके शब्द और उसकी भाषा, ये जो है ये बहुत सुंदर होनी चाहिए। इसे इन्होंने अभिव्यंजनागत सौंदर्य जो है कहा है। उनके विचार से जीवन में नैतिक विचारों का महत्व बहुत अधिक है। नैतिक विचारों की अपेक्षा करने वाली कविता तो जीवन द्रोही, समाज द्रोही कविता है। बौद्धिकता और विवेक पर आधारित उनकी विचार दृष्टि उपदेशक की सी है। उनका पूरा दृष्टिकोण शिक्षक और समाज सुधारक का है। हिंदी में इसी दृष्टिकोण का समर्थन बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल आदि ने किया है। मैथ्यू अर्नाल्ड और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने में विचारों के स्तर पर गहरी समानता है। साहित्यिक रीतिवाद का खंडन करने में दोनों ही अपने अपने ढंग से जो है बेजोड़ है। तो यहाँ बताया गया अर्नाल्ड का मानना था कि हमारी जिंदगी में नैतिक विचार यानी कि अच्छे संस्कारों और सही गलत की समझ जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसीलिए जो कविता अच्छे नैतिक विचारों को छोड़ देती है वो असल में जीवन से द्रोह यानी गद्दारी करने वाली और समाज को नुकसान कराने वाली कविता है। इनके अनुसार कविता और कवि का असली काम एक शिक्षक यानी गुरु और एक समाज सुधारक जैसा होना चाहिए, जो समाज को जो है सही रास्ता दिखाए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने विदेश में सोचा, ठीक वैसा ही हमारे हिंदी के जो महान विद्वान रहे उन्होंने भी सोचा। हिंदी साहित्य में कला जीवन के लिए इस विचार को मानने वाले या इसका पूरा समर्थन करने वाले में हमें बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े विद्वान जो है दिखाई देते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड के बाद आई.ए. रिचर्ड्स ने काव्य की उपयोगिता को मूल्य से संबद्ध करके सिद्ध किया। रिचर्ड्स ने वैज्ञानिक पद्धति से काव्य की व्याख्या करते हुए कहा कि कविता का लक्ष्य है विरुद्धों में सामंजस्य स्थापित करना। कलानुभूति या सौंदर्यानुभूति जीवनानुभूति से भिन्न नहीं है। कलानुभव भी सामान्य जीवनानुभव की कोटि से जो है जुड़ा एक अनुभव है। अब क्या हुआ, अभी तक हमने जो है मैथ्यू अर्नाल्ड और उनके विचारों को पढ़ा। इसके बाद एक और आलोचक आए जिनका नाम था आई.ए. रिचर्ड्स। तो इन्होंने क्या किया, कविता के महत्व और उसके फायदे को हमारे जीवन के मूल्यों यानी कि वैल्यूज से जोड़कर जो है साबित किया। इन्होंने कविता को समझने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंस वाला एक तरीका अपनाया। इनका कहना था कि कविता का असली लक्ष्य या काम हमारे मन के भीतर चलने वाले विक्षोभों में सामंजस्य स्थापित करना है। रिचर्ड्स ने यह भी कहा कि कलानुभूति या सौंदर्यानुभूति यानी किसी कला को देखकर या सुंदर कविता को पढ़कर जो हमें महसूस होता है
वो हमारे आम जीवन के अनुभव से कोई अलग चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कला का अनुभव किसी दूसरी दुनिया की चीज़ है, बल्कि कला से मिलने वाला अनुभव भी हमारे रोज़मर्रा के सामान्य जीवन के अनुभवों का ही एक हिस्सा है, और उसी कैटेगरी से इन्होंने इसको जोड़ा। अतः कलानुभूति को अद्वितीय अनुभूति नहीं कहा जा सकता। कला का प्रयोजन है मानवीय मनोवेगों में सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना। इस प्रकार आवेगों की शांति को काव्य का प्रयोजन कहकर रिचर्ड्स सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक काव्यशास्त्र में निर्दिष्ट सामान्यतः सभी प्रयोजनों का और विशेषतः आनंद का मूलोच्छेद कर देते हैं। तो यहाँ बताया गया क्योंकि कला जो है वो हमारे जीवन से ही जुड़ी है, इसलिए रिचर्ड्स का कहना है कि कला के अनुभव को अद्वितीय यानी कि सबसे अलग या अनोखा नहीं कहा जा सकता। उनके अनुसार कला का असली प्रयोजन यानी उद्देश्य जो है वो हमारे मानवीय मनोवेगों में यानी हमारे मन की भावनाओं और इच्छाओं में एक मिठास, एकता और संतुलन पैदा करना है। अरस्तु विरेचन के द्वारा भावों के उपशम की बात कहकर भी आनंद का खंडन नहीं करते, किंतु रिचर्ड्स के मत से आनंद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। रिचर्ड्स ने कलावादी अभिव्यंजनावादी दृष्टि का प्रबल तर्कों से खंडन किया और मूल्य सिद्धांत की स्थापना की। काव्य का चरम मूल्य है कलात्मक परितोष और भाव परितोष। कला इसी अर्थ में अनुकरण है, वह जीवन का पुनः सृजन करती है। तो यहाँ बताया, जहाँ विद्वान देवेंद्रनाथ शर्मा की रचना में अगर हम पेज नंबर 223 पर देखें काव्य पाश्चात्य काव्यशास्त्र रचना में, तो इसमें पुराने यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने क्या किया, विरेचन का सिद्धांत दिया था, जिसका मतलब था नाटक या कला को देखकर हमारे मन में जो फालतू से भाव हैं वो बाहर निकल जाते हैं और मन शांत हो जाता है। लेकिन अरस्तु भावों को शांत करने की बात कहकर भी जो है आनंद को माना नहीं करते थे। वे मानते थे कि इससे आनंद नहीं मिलता। वहीं इसके विपरीत रिचर्ड्स का साफ कहना था कि काव्य के मामले में आनंद नाम की अलग से कोई चीज़ होती ही नहीं है। उनके लिए मन का बैलेंस में आ जाना और शांत हो जाना ही जो है सब कुछ है। फिर रिचर्ड्स ने क्या किया, उन लोगों की बात को बहुत महत्वपूर्ण तर्कों के साथ गलत साबित किया जो मानते थे कि कला सिर्फ कला के लिए है या कला सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करने का जो है एक जरिया है। इनकी जगह रिचर्ड्स ने अपने मूल्य सिद्धांत को सामने रखा, जिसमें बताया कि किसी भी कविता का जो चरम मूल्य है यानी सबसे बड़ा जो फायदा है वो दो चीज़ें हैं। पहला तो कलात्मक परितोष यानी उसे पढ़कर मन को मिलने वाली गहरी संतुष्टि, और दूसरा बताया भाव परिष्कार यानी हमारे मन के बुरे या उलझे हुए भावों का साफ और शुद्ध हो जाना। अब टी.एस. इलियट को देखते हैं। टी.एस. इलियट ने अपने को क्लासिसिस्ट घोषित करते समय मैथ्यू अर्नल्ड के नैतिकवाद की कठोर आलोचना की। एलियट ने स्वच्छंदतावादी दृष्टि का विरोध करते हुए गैर रोमांटिक दृष्टि को अपनाया। काव्य और समीक्षा का उद्देश्य उन्होंने लोक अभिरुचि को सुधारना, परिष्कृत करना माना है। एलियट मानते थे कि प्रत्येक शब्द की, प्रत्येक पद्धति की अपनी सृजनात्मकता ही नहीं, आलोचनात्मक मनोवृत्ति भी हुआ करती है। स्थूल रूप में दो उद्देश्य हैं, कलाकृतियों का विशदन और रुचि का परिष्कार। फिर सार संक्षेप में कहा, सृजन के दो उद्देश्य हैं, पहला है साहित्य का बोध और आस्वादन, ये इन्होंने बताया। पहला इन्होंने बताया साहित्य का बोध और दूसरा बताया इन्होंने आस्वादन। तो यहाँ पे बताया गया कि टी.एस. इलियट जो है, जिनका समय 1888 से 1965 तक माना जाता है, इन्होंने खुद को क्या किया, क्लासिसिस्ट घोषित किया। क्लासिसिस्ट का मतलब होता है जो पुराने शास्त्रीय नियमों, अनुशासन और परंपरा को बहुत ज़्यादा मानते हो। ऐसा करते समय इन्होंने क्या किया, मैथ्यू अर्नल्ड के नैतिकतावाद की आलोचना की। यानी उन्होंने क्या किया, अर्नल्ड की इस बात का विरोध किया कि कविता का काम सिर्फ नैतिकता का उपदेश देना है। इनके साथ ही इलियट ने स्वच्छंदतावादी दृष्टि यानी कि जो कवि अपनी मर्जी से भावनाओं में बहकर कविता लिखते थे उसका भी खुलकर विरोध किया और एक गैर रोमांटिक नज़रिया अपनाया, जिसमें भावनाओं से ज़्यादा जो है नियमों और अनुशासन को महत्व दिया जाता था। फिर इलियट के अनुसार जो है कविता और आलोचना का असली मकसद हमें समझना चाहिए। इनका मानना था काव्य और समीक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है लोक अभिरुचि को सुधारना और उसे परिष्कृत करना। इसका मतलब हुआ कि आम जनता या पाठकों की पसंद को बेहतर बनाना,
ताकि समाज जो है वो घटिया चीज़ों की बजाय अच्छी और ऊंचे दर्जे के साहित्य कला को पसंद करना सीखे। इसके बाद इलियट ने कला और आलोचना के काम को जो है 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला था कलाकृतियों का विशदन, जिसका मतलब है किसी भी कला या कविता को पूरी तरह से खोलकर साफ साफ शब्दों में समझना, ताकि लोग जो हैं उसे आसानी से समझ सकें। और दूसरा बताया रुचि का परिष्कार, यानी पाठकों की पसंद और समझ को सुधार कर जो है उसे बेहतर बनाना। तो इस बात को बिल्कुल छोटे रूप में समेटते हुए इलियट ने कहा कि साहित्य के सृजन यानी कि रचना करने के मुख्य रूप में 2 सबसे बड़े उद्देश्य होते हैं। पहला बताया इन्होंने साहित्यिक बोध और अवसाद। तो इसका अर्थ हुआ जब भी कोई पाठक किसी साहित्य या कविता को पढ़े तो पहले वह उसे अच्छी तरह से समझे और फिर उसे पढ़कर जो है उसके मन को एक गहरा आनंद मिले। तो ऐसा ये जो है रिचर्ड्स ने बताया। अब नेक्स्ट है मार्क्सवादी चिंतन में साहित्य प्रयोजन। इसको देखते हैं। या एक काम करते हैं, ये जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।